नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसका आज हम लोग 134वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे फंजाई क्या होता है, फंजाई किस तरीके से दिखता है, इसका सिम्टम कैसा होता है, इसके साथ साथ इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी समझेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, फंजाई में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फंजाई में कौन कौन से पार्ट होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोग ये 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। ये 8 सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, बिल्कुल अच्छे से फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें अच्छा जीपीए आप स्कोर कर पाएँ, इसके साथ साथ आपको जो फंडामेंटल है वो तैयार हो जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसके लिए मात्र आप 500 रुपये पे करके ये कंप्लीट जो सिलेबस है आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करके आप 500 रुपये पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट और साथ में मोबाइल नंबर आपको हम तक भेजना है। भेजना कैसे है, चाहे तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे तक मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके इस तरीके से लिखिए @विजय कुमार गिरी 945, बिना कोई स्पेस के, सभी स्मॉल लेटर में लिखना है, बिना कोई स्पेस के और बिना कोई और बीच में करेक्टर डाले। जिस तरीके से ये लिखा गया है इसी तरीके से टेलीग्राम में लिख के जब सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल दिखेगा, उस पर आपको भेज देना है स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर। उसके बाद मैं आपको ये जो सिलेबस है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फंजाई होता क्या है। फंजाई क्या होता है, एक तरीके का फिलामेंटस बॉडी होता है। फिलामेंट का मतलब ऐसे इस तरीके से इसका फिलामेंट निकले होते हैं, ऐसे समझो जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है तारनुमा, उस तरीके का एक फिलामेंटस बॉडी होता है। और ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में केवल एक सेल होती है और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें ढेर सारी सेल्स होती हैं। मतलब ये कोशिकाओं का समूह से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल अच्छी तरीके से होता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कहने का मतलब ये यूकैरियोटिक कोश या यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो एक अच्छे से मेम्ब्रेन के अंदर कवर रहता है। बात करते हैं, इसमें कभी भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जितने भी फंगस होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। मतलब फंगस जो होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। वो किस तरीके के होंगे, या तो सफ़ेद कलर के होंगे, या तो फिर ब्लैक कलर के होंगे, या तो फिर वाइटिश कलर के होंगे, या फिर क्रीम कलर के होंगे। लेकिन ये ग्रीन कलर के नहीं होते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ट्रू फंजाई, जो ट्रू फंजाई होते हैं इनके अंदर सेल वॉल पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका का एक सबसे अच्छा फीचर ये भी होता है कि उनकी जो सेल होती है वो सेल वॉल से ढकी होती है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में न्यूक्लियस पड़ा होता है, और इस न्यूक्लियस के बाहर बाहर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी लगी होती है। एंड मल्टीप्लिकेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। फंजाई जो होते हैं इनमें जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। दोनों अलग अलग तरीके से होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, और इसके साथ साथ बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंजाई क्या होता है, फंजाई एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी फिलामेंटस होती है। इसमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर कवर रहता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल होती है वो उसके ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है। इनके अंदर कभी भी कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये हमेशा सफ़ेद, ब्लैक या किसी और दूसरे कलर के होंगे, लेकिन इसमें ग्रीन कलर
नहीं होता है। बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में जो इनकी ब्रांचेस होती हैं, तो सिंगल जो एक ब्रांच होती है, जैसे जब फंजाई निकलता है तो आप देखते होंगे कि फंजाई जब निकलता है तो उसमें ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं, ढेर सारे इस तरीके से इसमें निकले होते हैं। अम्ब्रेला जिसको कैप बोला जाता है, इस तरीके से ढेर सारे कैप निकले होते हैं। तो कैप के जो नीचे वाला ये पोर्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं हाइफी। तो एक जब फंगस का समूह कहीं ग्रो होता है तो उसमें ढेर सारे हाइफी होते हैं, और नीचे आपको ये जो इतना जाल सा दिख रहा है, मकड़ा जाल सा फैला हुआ, इसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ठीक, तो हाइफी क्या होता है? ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेस होती है, फंगल ब्रांचेस, और जो बाकी जितना वेजिटेटिव पार्ट होता है नीचे वाला, ये इसको पूरा क्या बोलते हैं? माइसीलियम। इसी माइसीलियम में से हाइफी निकलता है, और फिर इसी हाइफी के ऊपर कैप लगता है, और इसी कैप में स्पोर्स होते हैं। यही स्पोर्स क्या करते हैं? यही स्पोर्स फिर आगे चलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके अंदर जो स्पोर होते हैं। बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है? इन द ट्रू फंजाई, ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट वेदर द थैलस इन ए यूनिसेलुलर और ए मल्टीसेलुलर ब्रांचिंग बॉडी। बात समझना, जो ट्रू फंजाई होता है वो उसके अंदर तो एक अच्छी सी सेल वॉल पाई जाती है। बात करते हैं थैलस की। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं या कुछ ऐसे फंगस होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, कहाँ फूल है, कहाँ फल है, कहाँ फ्लावर है। ये सब चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक, जैसे मान लो फंगस है, फंगस में हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर इसका प्लांट है, कहाँ पर इसकी ब्रांच है, कहाँ पर इसमें बड है, कहाँ पर इसमें पत्तियां हैं, कहाँ पर फूल है, कहाँ पर फल लग रहा है। मतलब एक जो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी प्लांट का, वो सब इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। एक थैलस ब्रॉड टर्म में यूज किया जाता है। मतलब ये सभी चीज़ें जब कंफर्म नहीं हो पाती तो हम उसको क्या बोल देते हैं? थैलस। जैसे ये क्या दिख रहा है, इसमें कुछ पता चल रहा है कहाँ पत्तियां हैं, कहाँ क्या है, तो इसको हम थैलस बोल देते हैं। अब यही ढेर सारा मिल के जब ये बहुत ज़्यादा मकड़ा जाल फैल जाता है तो इसी को बोलने लगते हैं हम लोग माइसीलियम। और इसमें जो एक एक ये ब्रांच निकली हुई है, ये सब क्या कहलाती है? हाइफी कहलाती है। इसमें जो ये ब्लैक ब्लैक आपको डॉट दिख रहा है, यही सब न्यूक्लियाई होता है। बात करते हैं द ब्रांचेस जो होती हैं इसके अंदर, उसको क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और जो पूरा वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको माइसीलियम कहते हैं, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माइसीलियम क्या होता है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। फंजाई में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? सबसे पहले इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको फंजाई अपने जीवन में एक से ज़्यादा बार करता है। कहने का मतलब ये एक फंगस है, वो एक से ज़्यादा बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। वो करेगा कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें तो बहुत कठिन सा लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से आसानी से समझा देता हूँ। देखो क्या करना, ये जो आपका माइसीलियम होता है, जो फंजाई होता है, फंगस जो होता है उसका माइसीलियम होता है। माइसीलियम के अंदर हाइफी होते हैं। ठीक, अब इन्हीं हाइफी में अगर हम ध्यान से देख पाएँ तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये ढेर सारे हाइफी हैं। अब मान लीजिए हाइफी यहाँ से कट गया, जिसके अंदर न्यूक्लियस है और थोड़ा सा और वेजिटेटिव पार्ट है। ऐसे यहाँ से कट गया जिसमें एक न्यूक्लियस है और थोड़ा सा वेजिटेटिव पार्ट है। ये क्या करता है कि यहीं से इसे कट जाता है, क्योंकि इसके अंदर किस तरीके का सेल डिवीजन हो जाता है? इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हो जाता है। ठीक, तो जब इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो इसके जो माइसीलियम के अंदर ढेर सारे हाइफी होते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ ऐसे अलग हो जाते हैं। अलग होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। यही स्पोर्स फिर क्या करते हैं? कहीं पर जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पर फिर ये अपने रूट को जर्मिनेट करते हैं, फिर से माइसीलियम फैलाते हैं, फिर से हाइफा बनाते हैं और एक फंगस का पूरा ग्रुप तैयार कर देते हैं। तो सीधा सीधा सिम्टम इसका सिस्टम ऐसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, माइसीलियम जो होता है उसमें से जो हाइफी होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें छोटे छोटे से ऐसे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? उनके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और वो टूट टूट के अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तो उसके अंदर एक न्यूक्लियाई भी होता है और साथ में उसके वेजिटेटिव पार्ट भी थोड़ा सा रहता है। फिर बाद में ये क्या होते हैं? ये उसके अगल बगल कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे और वहाँ पर फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे और पूरा जो इसका फंगस है वो फिर से वहाँ पर जर्मिनेट हो जाएगी। इस तरीके से इनके अंदर जो जनसंख्या वृद्धि होती है। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
द हाइफी कट ऑफ माइन्यूट स्पोर्स। इसमें जो हाइफी होता है यही माइन्यूट स्पोर्स में कट कट के अलग होता है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ध्यान से समझना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो स्पोर्स निकलते हैं, इन स्पोर्स को कहते क्या? जो हाइफी कटता है तो उसको स्पोर्स कहते हैं, लेकिन इन स्पोर्स का नाम क्या होता है? तो एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में जू स्पोर होता है। क्या होता है? जू स्पोर्स। ठीक, ये जो स्पोर निकल रहा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो स्पोर निकलता है उनको हम क्या कहते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। और कहीं कहीं पर अलग अलग जो फाइलम होते अलग अलग जो ऑर्डर हैं फंजाई के, उसमें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुनिडिया भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर इसको कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल इसको जू स्पोर कहते हैं। बात करते हैं आगे। अगर हम चलें तो हम देखेंगे इस तरीके से होता है, जो मैंने आपको अच्छे से पूरा समझा दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक फंगस के लाइफ साइकिल में, मतलब एक फंगस के जीवन काल में एक से ज़्यादा बार होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये केवल एक ही बार होता है। फंगस के लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? टू सेपरेट गैमेट मिलके फिर एक स्पोर बनाते हैं, फिर दो अलग अलग गैमेट मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं, फिर उस जाइगोट से स्पोर बनता है, फिर उस स्पोर से माइसीलियम बनता है। इसको पढ़ते नहीं हैं, हम आपको डिटेल में समझाते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे मान लो ये माइसीलियम है, ठीक, फंगस का ढेर सारा माइसीलियम फैला हुआ। इस माइसीलियम में से कोई एक ऐसी सेल होगी जो कि हैप्लॉइड सेल होगी, जिसको हम सेक्सुअल सेल भी बोलते हैं। तो कोई एक हैप्लॉइड सेल होगी, वो टू डिफरेंट माइसीलिया की, जैसे मान लो ये पूरा माइसीलियम है, इस माइसीलियम में से एक तो यहाँ की जो सेल है वहाँ की सेल हैप्लॉइड सेल है, एक यहाँ की सेल है जो कि हैप्लॉइड सेल है। अब ये क्या करेंगे? दोनों आसपास की सेल, अब मैं तो दूर बता दिया, ऐसे समझो कि मान लो कि ऐसे माइसीलियम मैंने बना दिया, एक यहाँ की सेल और एक यहाँ की सेल। ठीक, ये दोनों सेल क्या हैं? मान लो कि ये हैप्लॉइड सेल हो गई। कैसी हैं? हैप्लॉइड सेल, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन होता है, जो सेक्सुअल जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। बहुत डिटेल में अगर आपको समझना है हैप्लॉइड सेल क्या होती है, तो मैं जो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो लेटेस्ट लेक्चर उसके आ रहे हैं, उसमें आप पढ़ेंगे तो मैं हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल क्या होता है ये सब डिटेल में मैंने पढ़ाया है। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि जब मेल से जो स्पर्म निकलता है और फीमेल से जो एग निकलता है वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं। फिर बाद में जब वो दोनों आपस में फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं, तब वो जाइगोट जाके डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल जो होता है वो दो अलग अलग, एक हैप्लॉइड सेल मेल की तरह बिहेव करेगा और एक हैप्लॉइड सेल फीमेल की तरह बिहेव करेगा। फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे? दोनों सेल आपस में मिलेंगे और इनके जो माइसीलिया होगा वो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा आपस में, मतलब फ्यूज होके क्या बन जाएगा? एक सेल बन जाएगा। फ्यूज होने का मतलब आपस में मिल जाएंगे और मिल के क्या बनाएंगे? एक हेट्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे। ठीक, हेट्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे। फिर ये सेल क्या होगा? जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक तो ये है, एक ये है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? हेट्रोकैरियोटिक स्टेज में आके ये दोनों आपस में फ्यूजन कर रहे हैं। एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, ऐसे मान लो। ठीक, एक स्पोर हैप्लॉइड सेल का, दूसरा स्पोर भी हैप्लॉइड सेल का। अब इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर जो हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड मतलब केवल n था, अब ये 2n में कन्वर्ट हो गया। 2n में मतलब अब ये डिप्लॉइड हो गया। ठीक, डिप्लॉइड हो जाएगा तो क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी हो जाती है और जब ये फ्यूजन इसके अंदर हो जाता है तो फ्यूजन करके फिर ये जाइगोट बनाते हैं। फिर यही जाइगोट में जब माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगता है तो हैप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड हो जाता है। उसके बाद फिर ये जाइगोट आगे चलकर स्पोर बनता है और स्पोर बनने के बाद फिर माइसीलियम बन जाता है। तो ये होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना जो होता है वो फंगस में होता है। इसमें बात करते हैं कि इसका जो फ्यूजन होने के बाद बनता है, जो हैप्लॉइड सेल आपस में दोनों जो फ्यूजन होने के बाद बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जाइगोट। अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन फंजाई का होता है इसको क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया। ठीक, जैसे ह्यूमन बीइंग का सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से जो फंगस होता है, फंजाई जो होता है, इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया इनको कहा जाता है।
एक चीज़ और समझना कि जो सेक्सुअल, जैसे अभी मैंने बताया कि एसेक्सुअल में जू स्पोर होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ बोला था जो एसेक्सुअल होता है उसमें जू स्पोर पाया जाता है, ठीक। लेकिन जो सेक्सुअल होता है इसमें पाया जाता है ऊ स्पोर। क्या होता है? ऊ स्पोर्स। अब ऊ स्पोर्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊ स्पोर्स। अब इसको समझेंगे कैसे? आप ऐसे समझो, जब सेक्सुअल की बात होती है तो लोग इशारों में बात करते हैं, बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। बात क्या होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जू स्पोर और ऊ स्पोर में दिक्कत होती है। तो अगर आप लोग अवध प्रांत के होंगे, मतलब यूपी बिहार यूपी के रहने वाले होंगे, तो वो कहते नहीं है ऊ। ऊ मतलब क्या? मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो हम नहीं बोलना चाहते। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों के इधर मतलब इस टाइप की जो सेक्सुअल चीज़ें होती हैं उनको बहुत खुल के नहीं बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं? ऊ। तो ऊ से याद कर लो, ऊ से ऊ स्पोर, ठीक। तो सेक्सुअल में जो स्पोर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऊ वाला स्पोर बोले तो ऊ स्पोर। और एसेक्सुअल में क्या होता है? जू स्पोर होते हैं, उसके स्पोर को क्या कहते हैं? जू स्पोर कहते हैं। और सेक्सुअल के स्पोर को क्या कहते हैं? ऊ स्पोर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इस वजह से मैंने इस तरीके से याद किया है। आप अगर चाहो तो ये तरीका याद कर सकते हो, नहीं तो आप कोई और तरीका अगर लगा पाओ तो लगा के याद कर सकते हो। इस तरीके से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमन ऑर्डर ऑफ प्लांट फंजाई। जो प्लांट जो फंजाई होते हैं, जो पौधे में डिजीज उत्पन्न करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। जैसे उस्टिला जिनेलिस। उस्टिला जिनेलिस ये फंजाई का एक ऑर्डर होता है। इसके अंदर जो फंजाई आते हैं वो स्मट फंजाई कहलाते हैं। ये स्मट डिजीज लगाते हैं पौधे में। बात करते हैं उरिडिनेलेस। उरिडिनेलेस जो होता है ये रस्ट फंजाई होता है। ये रस्टिंग वाले सिम्टम, जो फंजाई के प्लांट होते हैं इनमें रस्टिंग वाले सिम्टम प्रोड्यूस करता है। सॉरी, ये जो हमारी क्रॉप्स होती है उसमें रस्ट सिम्टम प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं एरिसीफेली। एरिसीफेली जो ऑर्डर होता है ये पाउडरी मिल्ड्यू फैलाता है। और पेरेनोस्पोरेल्स जो होता है ये डाउनी मिल्ड्यू फैलाता है। अब एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, जब आप कोई डिजीज़ पढ़ रहे होते हैं तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कैसी डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज़ है। तो प्लांट में जो डिजीज़ लगती है तो कई बार पूछा जाता है कि ये डिजीज़ कैसी है। तो एक चीज़ आप गांठ बांध लो, अगर उसमें स्मट लग गया है, शब्द में डिजीज़ के नाम में स्मट आ रहा है, रस्ट आ रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू आ रहा है, ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये अच्छे से जान लो कि वो फंगल डिजीज़ ही होगी। जैसे स्मट ऑफ राइस में जो स्मट लगता है, उसके बाद फिर स्मट आपका क्रूसीफर्स में लगता है। तो ये सभी स्मट क्या होते हैं? ये सभी जो स्मट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फंगल होते हैं। रस्ट ये भी अलग अलग डिजीज में, अलग अलग पौधे में लगता है। तो ये रस्ट भी जो होता है वो फंगल डिजीज होता है। इस तरीके से आप इंटर रिलेट करके भी चीज़ों को याद कर सकते हो। ऑर्डर तो याद करना जरूरी है ही है, लेकिन ये भी इस तरीके से आप याद कर सकते हो जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में जब आप पढ़ो तो क्रॉप में ये ना कन्फ्यूज़न हो कि ये जो डिजीज़ लग रही है वो डिजीज़ किससे लग रही है, फंगस से लग रही है, बैक्टीरिया से लग रही है, या फिर वायरस से लग रही है, या एमएलओ से लग रही है। ठीक, बात करते हैं फंजीसाइड। दीज आर केमिकल यूज टू किल फंजाई। जो फंजीसाइड किसको कहते हैं? ऐसे केमिकल्स जो फंगस को मारते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंजीसाइड। ठीक, जैसे जो हर्ब्स को मारते हैं या वीड को मारते हैं उनको हर्बिसाइड या वीडिसाइड कहते हैं। जो पेस्ट को मारते हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। इसी तरीके से जो फंगस को मारते हैं उनको फंजीसाइड बोलते हैं। और जो रोडेंट को मारते हैं, मतलब चूहों को मारते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रोडेंटिसाइड बोलते हैं। तो फंगस को मारने वाला फंजीसाइड होता है। ये कई तरीके के होते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है सल्फर फंजीसाइड का। ये दो तरीके से आता है ग्रुप में, दो ग्रुप में सल्फर फंजीसाइड मार्केट में देखने को मिलता है। एक तो होता है एलिमेंटल सल्फर, जिसको ES बोलते हैं। जैसे आप दवा लेते हैं तो उसमें लिखा होगा ना 50% ES, 20% ES, 80% ES। जब आप कोई फंजीसाइड खरीदते हैं, अगर वो डस्ट फॉर्म में है तो बहुत हद तक संभावना है कि उसमें ES लिख के आ रहा होता है। तो इसको डस्ट के तरीके से यूज करते हैं। तो एलिमेंटल जो सल्फर होता है वो क्या करते हैं? एलिमेंटल सल्फर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसको यूज किया जाता है। ये एलिमेंट वाला जो सल्फर है उसकी बात हो रही है। ठीक, इसको डस्टिंग करी जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं वेटेबल पाउडर, जिसको WP भी कहते हैं।
80% WP, 82% WP। जब आप दवा लेने जाते हो, दवा का मतलब क्या, फंगीसाइड, जब आप फंगीसाइड लेने जाते हो तो उसमें लिखा रहता है WP। जब कभी आप नाम देखोगे तो उसमें WP लिखा होता है। फंगीसाइड का पहले तो ट्रेड नेम होता है, फिर उसका केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम के आगे फिर WP लिखा होता है। तो WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर। ये इट इज़ मोर पॉपुलर एंड यूज एज स्प्रे, इसको स्प्रे किया जाता है। एलिमेंटल जो सल्फर होता है इसको हम डस्टिंग करते हैं क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है, और ये वेटेबल पाउडर जो होता है इसको हम स्प्रे करते हैं। इसका जो रेशियो होता है 2.5% के हिसाब से इसकी स्प्रे करते हैं, जिसमें सल्फेक्स आता है। सल्फर फंगिसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है इसमें आप सल्फर फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। किसी भी सल्फर फंगिसाइड का यूज करके आप पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है आपके पौधे में लग रही है उसको आप सही कर सकते हैं। यूज ऑफ सल्फर इन समर above 80 डिग्री सेंटीग्रेड में causes injury to melon because of soft and alkaline nature of cucurbits। क्योंकि जो कुकुरबिट्स होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं इनका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। कुकुरबिट्स की जो पत्तियां होती हैं वो एल्कलाइन नेचर की होती हैं। अब एल्कलाइन नेचर की हैं और ऊपर से सॉफ्ट हैं, और अगर कहीं इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आपने सल्फर फंगिसाइड डाल दिया पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए, तो जो पत्तियां होती हैं उसमें इंजरी हो जाती है, पत्तियां हमारी डैमेज होने लगती है। इसी वजह से जब हम अपने खेत में डालते हैं सल्फर फंगिसाइड तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि उस समय टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो। ये कैसे कर सकते हैं, हम रात को डाल सकते हैं, या ऐसे देखो कि जब 2-3 दिन ऐसे टेम्परेचर हो कि 30 से कम ही रहे तब हम डाल सकते हैं इसको। क्योंकि जब कुकुरबिट्स हम ग्रो करते हैं तो उस समय खूब गर्मी पड़ रही होती है, समझ रहे हो, मतलब जो खीरा काकर ये सब ग्रो करते हैं तो उस समय ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तरबूज और खरबूज जब हम ग्रो करते हैं तो उसमें जब मेलन ग्रो करते हैं तो मेलन में तो खैर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उस समय हमको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जब हम डाल रहे हों इसको तो टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। तो इसको कब डालोगे, रात को डाल दो, शाम को डाल दो, तो इस तरीके डालोगे तो टेम्परेचर वहाँ समय कम रहेगा, तो हमारी फसल जो है वो सुरक्षित बनी रहेगी। अगला जो ग्रुप है वो है कॉपर कंपाउंड फंगिसाइड। ये क्या होता है, कॉपर कंपाउंड जो फंगिसाइड होता है ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। कैसा होता है, इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट फंगल और बैक्टीरियल डिजीज। अब ये जो फंगिसाइड होता है कॉपर फंगिसाइड ये बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करता है और फंगल डिजीज को भी कंट्रोल करता है। जिसमें आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जो सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था वो किया था प्रिबोस्ट, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1807 में कॉपर सल्फेट को डिस्कवर किया था। और किस लिए किया था, इन्होंने जो बंट लगता है वीट में, बंट डिजीज, इसको रोकने के लिए इसमें यूज किया था। मतलब गेहूं की फील्ड थी उसमें बंट डिजीज लग गई थी, तो उसी को सही करने के लिए इन्होंने प्रिबोस्ट ने 1807 में कॉपर सल्फेट का यूज किया था। फिर कॉपर कंपाउंड फंगिसाइड जो होता है उसमें एक आता है बोर्डॉक्स मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो PME मिलरडेट ये प्रोफेसर हुआ करते थे बॉटनी के, कहाँ पर, बोर्डॉक्स यूनिवर्सिटी इन फ्रांस में बोर्डॉक्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये बॉटनी के प्रोफेसर हुआ करते थे, नाम था PME मिलरडेट। ठीक, तो ये क्या किया, तो क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में ये मिक्सचर बनाया गया था, तो यूनिवर्सिटी का नाम बोर्डॉक्स यूनिवर्सिटी था, इसी वजह से इसका नाम भी बोर्डॉक्स मिक्सचर पड़ गया। अब ध्यान से समझना, ये जो बोर्डॉक्स मिक्सचर होता है इसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, एक तो मिलाई जाती है कॉपर सल्फेट और दूसरा क्या मिलाया जाता है, लाइम। यानी कि जो कॉपर सल्फेट प्रोबोस्ट ने 1807 में यूज किया था उसी कॉपर सल्फेट में 1885 में इन्होंने लाइम मिला दिया। कैसे मिलाया, 5 किलो ये ले लो, 5 किलो ये ले लो और 50 लीटर पानी ले लो, मिला के अपना मतलब 5 और 50 इसका रेशियो बना लो, आधा कॉपर सल्फेट ले लो, आधा लाइम ले लो। ठीक, यानी कि 5 किलो सल्फर 5 किलो लाइम, इसको 50 लीटर पानी में मिला के घोल बना लो, तो ये जो घोल बन जाता है इसी को कहते हैं बोर्डॉक्स मिक्सचर। फिर इसको डाल दो। ठीक, तो बैक्टीरियल डिजीज जो फंगल डिजीज जो होती हैं वो उसमें सुधार आता है, उससे राहत मिलती है। बात करते हैं बरगंडी मिक्सचर का। बरगंडी मिक्सचर भी जो एक कॉपर फंगिसाइड होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बरगंडी मिक्सचर।
इसमें क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ लाइम इज रिप्लेस बाय सोडियम कार्बोनेट। मतलब कहने का ये है कि इसमें भी जो मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट ही मिलाया जाएगा, कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, लेकिन लाइम की जगह पे लाइम ना मिलाकर इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ठीक, और कैसे मिलाया जाएगा, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। इसमें जो थोड़ा सा लाइम को जब रिप्लेस करते हैं तो एक रेशियो थोड़ा बढ़ा देते हैं। लाइम अगर हम यूज कर रहे होते तो वो बोर्डॉक्स मिक्सचर बनता है, लेकिन बरगंडी मिक्सचर जब हम बनाते हैं तो इसमें लाइम को रिप्लेस कर देते हैं। किससे, लाइम को रिप्लेस करते हैं सोडियम सोडियम कार्बोनेट से। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये 5 के रेशियो में ना मिलाकर 6 के रेशियो में मिलाया जाएगा। तो जो फाइनल रेशियो बनेगा वो 5:6:50। ये कैसे बनेगा, कॉपर सल्फेट 5 किलो, सोडियम कार्बोनेट 6 किलो और वाटर मिला दो 50 लीटर। उसके बाद इसको मिला के फिर एक स्प्रे बना लो, एक घोल बना लो और उससे फिर छिड़काव कर दो। बात करते हैं चौबटिया पेस्ट, जिसको वीपी सिंह ने 1942 में यूज किया था। इट वाज यूज एज ए वाउंड ड्रेसिंग फंगिसाइड अगेंस्ट डिजीज ऑफ एप्पल पीयर एज ब्लैक स्टेम ब्राउन स्टेम। जब ब्लैक स्टेम और ब्राउन स्टेम जो लगता है एप्पल और पीयर में, इसको रोकने के लिए चौबटिया पेस्ट का यूज किया जाता है। एक तरीके का पेस्ट होता है। ये बनता कैसे है, इसमें कॉपर कार्बोनेट होता है और रेड लेड होता है। ठीक, कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड प्लस रॉ मिलाया जाता है। 8:8:10 के रेशियो में मिलाकर बरगंडी चौबटिया पेस्ट बनाया जाता है। तो आज मैंने 3 आपको पढ़ाया, एक तो बोर्डॉक्स मिक्सचर पढ़ाया, फिर उसके बाद फिर बरगंडी मिक्सचर पढ़ाया और चौबटिया पेस्ट पढ़ाया। तीनों के मिक्सचर कंपोजिशन रेशियो जरूर याद कर लेना, क्या क्या इसमें कंपोजिशन में मिलाया जाता है, ये जरूर याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बात करते हैं डाईथायोकार्बामेट फंगिसाइड। ये ऑर्गेनिक सल्फर फंगिसाइड होता है जिसमें थायराम आता है। यह फर्स्ट डाईथायोकार्बोनेट फंगिसाइड था जो थायराम था। इट इज कॉमनली यूज एज सीड प्रोटेक्टेंट। मतलब जब हम सीड की सोइंग कर रहे होते हैं फील्ड में, तो सीड की सोइंग करते समय हमको सीड ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो थायराम है ये सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे थायराम, कैप्टान, सेरेसाम, ये 3-4 जो फंगिसाइड हैं इनको यूज किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए। बुआई से पहले इसमें फंगिसाइड को मिला दिया जाता है, तो जो सीड बॉर्न डिजीज है उससे राहत मिल जाती है। बात करते हैं जिनेब। इट इज सेफ वाइडली यूज सॉयल एंड फोलियर स्प्रे ऑफ फंगिसाइड। सॉयल और फोलियर स्प्रे में यूज किया जाता है। मतलब इसको मिट्टी में भी मिला सकते हो जब हम फील्ड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सोइंग के लिए, और इसके साथ साथ हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। हमारी अगर खड़ी फसल है तो उसमें हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। किसको, जिनेब। ये भी एक तरीके का फंगिसाइड होता है जो डाईथायोकार्बामेट फंगिसाइड कहा जाता है। फिर बात करते हैं मैंकोजेब की। इट कंटेंट बोथ जिंक, और इसमें जिंक और मैग्नीज दोनों पाया जाता है। ये भी एक तरीके का फंगिसाइड होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फोलियर स्प्रे फंगिसाइड के रूप में। मतलब इसका फोलियर स्प्रे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये जो सॉयल में कम मिलाया जाता है, मतलब सॉयल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए नहीं ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको ज़्यादातर फिर जो खड़ी फसल है उस पर स्प्रे करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आगे आता है वेपान और मेथाम सोडियम। वेपान या फिर मेथाम सोडियम ये सॉयल फंगिसाइड होता है। इसको मिट्टी में मिलाया जाता है। फोलियर स्प्रे इसका नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉयल में इसको मिला दिया जाता है इस फंगिसाइड को, जिससे जो सॉयल बॉर्न जो डिजीज हैं, जो फंगस लगते हैं, वो नहीं लगेंगे। फिर सीड एज सॉयल स्टेराइल फॉर फंगिसाइड, नेमेटिसाइड एंड हर्बिसाइड। यूज एज सॉयल स्टेराइल। इसको जो यूज किया जाता है मेथाम सोडियम या फिर वेपान को, इसको यूज किया जाता है सॉयल को स्टेराइल करने के लिए। बोले तो सॉयल को सुरक्षित, सॉयल को सही करने के लिए। अगर सॉयल के अंदर स्पोर्स हैं फंगिसाइड, मतलब कोई फंगस का या कोई निमेटोड है या कोई खरपतवार है, तो इसको यूज करके हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। थोड़ा फंगिसाइड का भी काम कर सकता है, नेमेटिसाइड का भी, हर्बिसाइड का भी काम ये कर सकता है। स्पेसिफिक नहीं होता है, कहने का मतलब ये नहीं है कि तीनों में अगर यही है,
स्पेसिफिक नहीं है लेकिन जनरली यूज किया जाता है। जब इसको हम यूज करते हैं तो हमारी ये जो तीनों प्रॉब्लम है, हर्बिसाइड, जो हमारी खरपतवार की प्रॉब्लम है, निमेटोड की जो प्रॉब्लम है और फंगस की जो प्रॉब्लम है, ये कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है। ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए वेपॉम का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। जो QR कोड दिया गया है उस पर आप मुझे जितना भी चाहें आप उतना सपोर्ट कर सकते हैं। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। साथ में अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूरा 8 सब्जेक्ट है अच्छे से पढ़ाया जाए तो आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। मात्र 500 रुपये देकर अच्छे से आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।